अब उसके बाद आता है कि थ्रेड स्टैक का मतलब क्या होता है। जो भी हमारा प्रोग्राम होता है वो किसी एक थ्रेड के अंदर एग्जीक्यूट होता है। एक प्रोसेसर पे मल्टीपल थ्रेड्स को रन किया जा सकता है। आज के जो हमारे मॉडर्न प्रोसेसर्स हैं उसके अंदर आप 8, 10, 15, 20 कितने भी थ्रेड्स को स्टार्ट कर सकते हो। तो हर एक थ्रेड के लिए एक अलग से स्टैक को डिफाइन किया जाता है और उस थ्रेड की जो भी स्टेट्स होती हैं, मतलब कि वो थ्रेड जो भी काम कर रहा है उसकी वजह से प्रोग्राम के अंदर, मेमोरी के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो सारे के सारे उस थ्रेड स्टैक के अंदर स्टोर होते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थ्रेड स्टैक किसी भी एक थ्रेड के लिए सेम होता है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, यहाँ पे मैंने मेथड 1 से मेथड 2 को कॉल कर रखा है। इवन दो यहाँ पे दो अलग अलग मेथड्स डिफाइंड हैं और एक मेथड से दूसरे मेथड को कॉल किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे थ्रेड स्टैक एक ही बनेगा क्योंकि ये दोनों मेथड्स एक ही थ्रेड के अंदर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। मैं यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा हूँ तो वहाँ पे कहीं कहीं पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे दो अलग अलग स्टैक्स बनेंगे। ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक ही स्टैक बनेगा और जो भी हमारा मेथड कॉल होता है उस मेथड कॉल के करस्पॉन्डिंग स्टैक के अंदर एक फ्रेम को पुश किया जाता है। और जब हमने मेथड 1 को कॉल किया तो मेथड 1 के करस्पॉन्डिंग एक फ्रेम पुश हो गया और जब मेथड 1 ने मेथड 2 को कॉल करा तो वहाँ पे मेथड 2 का एक फ्रेम पुश हो गया स्टैक के अंदर। अब यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करने के बाद स्टैक की स्टेट क्या होगी। सबसे पहले यहाँ पे स्टैक बिल्कुल एम्प्टी है। जैसे ही हमारा प्रोग्राम रन करना स्टार्ट किया, मेथड 1 को कॉल किया गया तो यहाँ पे मेथड 1 के करस्पॉन्डिंग एक फ्रेम पुश हो गया। उसके अंदर हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर रखा है इंटीजर a = 10, तो यहाँ पे a = 10 पुश हो गया, फ्रेम 1 के अंदर पुश हुआ है। फिर वहां से मेथड 2 को कॉल किया गया है और मेथड 2 एक पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है, वो भी इंटीजर टाइप का है। तो जैसे ही मेथड 2 को कॉल किया जाएगा वहां पे मेथड 2 के करस्पॉन्डिंग एक फ्रेम पुश हो जाएगा और उसके अंदर सबसे पहले a = 10 पुश होगा, क्योंकि हमने a = 10 को मेथड 1 में डिफाइन करा है और उसी सेम वेरिएबल को हमने मेथड 2 में पास करा है। तो यहाँ पे फ्रेम 2 के अंदर a = 10 सबसे पहले पुश होगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक b = 5 वेरिएबल भी डिक्लेयर कर रखा है मेथड 2 के अंदर, तो यहाँ पे फ्रेम 2 के अंदर b = 5 भी पुश हो जाएगा। तो जब ये प्रोग्राम मेथड 2 तक पहुंचेगा तब तक की स्टेट ये है। अब जैसे ही मेथड 2 यहाँ पे खत्म होगा, फ्रेम 2 को स्टैक से हटा दिया जाएगा और वापस से कॉल आ जाएगी आपके मेथड 1 में। और फिर जैसे ही मेथड 1 खत्म होगा, आपके मेथड 1 के फ्रेम को भी स्टैक से हटा दिया जाएगा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जब डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स की बात करी थी तो हमने वहाँ पे वेरिएबल्स के स्कोप के बारे में भी डिस्कशन किया था। तो यहाँ पे इस डायग्राम को देख के आपको क्लैरिटी मिल जानी चाहिए कि एक वेरिएबल के स्कोप का मतलब क्या होता है। एक वेरिएबल का स्कोप मतलब कि वो उसी फ्रेम के अंदर एक्सेसिबल है। अगर मैं किसी मेथड को कॉल करता हूँ और उस मेथड के अंदर मैंने बहुत सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रखे हैं, तो वो सारे के सारे वेरिएबल्स सिर्फ उसी मेथड को ही विजिबल होंगे और वो एक तरीके से लॉजिकल फ्रेम बन जाता है। और जावा के अंदर ये सारा काम होता है, मतलब जो हमारा JVM है वो इतना समझदार है कि ये सारा का सारा काम करके वो हमें देता है। और JVM ने इसके लिए भी खुद से कोड लिखा हुआ है और देखा जाए तो ये सारा का सारा कोड JVM ने C या C++ में लिखा हुआ है। मतलब जावा को चलाने के लिए यहाँ पे C और C++ यूज़ हो रही है अंदर जाके। इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम का एग्जांपल लेते हैं और वहाँ पे स्टैक की स्टेट को समझते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है। इसके अंदर मैंने दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करा है, एक इंटीजर टाइप का है और एक स्ट्रिंग टाइप का है। अब यहाँ पे स्टैक की स्टेट क्या होगी, सोचो। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही प्रोग्राम रन होगा, आपके मेथड 1 का एक फ्रेम पुश हो जाएगा स्टैक के अंदर। उसके अंदर सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है हमने a = 10, तो a = 10 वहाँ पे पुश हो गया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल को बनाया है। तो जब हम स्ट्रिंग वेरिएबल को बनाएंगे तो आपका एक ऑब्जेक्ट बनेगा। वो ऑब्जेक्ट आपके स्टैक मेमोरी में नहीं होता, वो ऑब्जेक्ट आपके हीप मेमोरी में होता है। तो यहाँ पे साइड में कहीं पे एक अलग से हीप मेमोरी है, वहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना दिया और इस स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आपके स्टैक मेमोरी में है। प्रोग्राम को रन करने के टाइम पे आपकी मेमोरी की स्टेट ये होगी। अब यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे ही मेरा मेथड एग्जिट लेगा क्या होगा। अब जैसे ही मेरे मेथड ने एग्जिट लिया, उसके करस्पॉन्डिंग उसके फ्रेम में जो भी डाटा है वो उड़ गया। तो यहाँ पे इंटीजर a = 10 जो भी है वो स्टैक से खत्म हो जाएगा और यहाँ पे जो स्ट्रिंग वेरिएबल का जो रेफरेंस है वो भी स्टैक से खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हीप मेमोरी के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो तो वहीं पे है ना,
मतलब वहाँ पे आपने उसका रेफरेंसेस तो डिलीट कर दिया स्टैक में से, बट हीप मेमोरी के अंदर जो आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो तो वहीं पे है। और ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल में किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम इसको कहीं पे यूज ही नहीं कर रहे हैं। जब मैंने स्ट्रिंग को बनाया था तब मेरे को इसका यूज करना था, लेकिन अब तो मेरा मेथड ही एग्जिट ले चुका है, तो अब मेरे को ये वेरिएबल, ये ऑब्जेक्ट मेरे को अब किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए जो आपकी हीप मेमोरी होती है, हमें हीप मेमोरी को टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ता है। मतलब क्लीन करने का मतलब यहाँ पे यह है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हीप मेमोरी से हटा देना जो कि किसी काम के नहीं है। और यहाँ पे रोल आता है पापा जी का, मतलब कि जेवीएम। जेवीएम के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है टाइम टू टाइम हीप को क्लीन करते रहना।